ओके, वेलकम आप सभी का। और अभी अपन एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज एलगी में बात करेंगे। पहले तो अपन सेल वॉल के बारे में देखते हैं और फिर सेल वॉल के कंपोजिशन को एलगी में आपको कैसे तैयार करना है वो अपन समझेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो सेल वॉल है वो जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं, बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, उनमें मेम्ब्रेन से बाहर का एक डेड मटेरियल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लिविंग होता है, उसके बाद में बाहर सेल वॉल होती है, वो डेड मटेरियल होता है। सेल वॉल इज नॉट ए पार्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म, या बेसिकली आपको पता होना चाहिए। इन जनरल प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है ना। ये जैसे पूरे प्लांट किंगडम के लिए जनरल तब बात होती है ना, अदरवाइज तो उसमें बहुत वेरिएशन है। अब अलग अलग ग्रुप वाइज सेल वॉल की हालत क्या है वो अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेडो है, चिम्नो है, एंजियोस्पर्म्स है। इनमें जो सेल वॉल का मेन कंपोजिशन है वो सेलुलोज होता है। हालांकि देखो, सेलुलोज के अलावा हेमिसेलुलोज दूसरी चीज़ें भी होती हैं, बट मेन कंपोनेंट वाइज बात कर रहे हैं सेलुलोज है। अब सेलुलोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है वो भी आपको ध्यान देना होता है। और दूसरी बात होती है कि जैसे जो यूनिट्स होती हैं वो कैसे जुड़ी हुई होंगी। तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का पैटर्न होता है ना वो आपको पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होता है ना वो ग्लूकोज की जो इकाइयाँ हैं, जैसे बीटा 1,4 डी ग्लूकोज के बीच में ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। तो अगर आप स्टार्च लेंगे तो उसके अंदर अल्फा 1,4 होता है ना, तो यहाँ पे बीटा 1,4 होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये आप कार्बोहाइड्रेट वाइज भी तैयार करते हैं, वैसे यहाँ कंपोजिशन वाइज भी पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे अपन फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो सेल वॉल है वो थोड़ा सा उसका कंपोजिशन डिफर आ जाएगा कि वहाँ बॉन्डिंग पैटर्न तो बीटा 1,4 ही होता है, बट जो कंपाउंड है वो काइटिन होता है। अब काइटिन किसका पॉलीमर होता है? जैसे वहाँ सेलुलोज जो ग्लूकोज का है ना, तो काइटिन क्या होता है कि एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन का पॉलीमर होता है। तो इसमें क्या है कि नाइट्रोजन आएगी, वहाँ नाइट्रोजन नहीं था। इसके अलावा जैसे आपके ऑर्थोपोड्स का एक्सोस्केलेटन है, क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सब के अंदर भी काइटिन है वो पाया जाता है। ठीक है। तो प्लांट्स के वजह से बात करेंगे तो फंजाई से कनेक्शन है काइटिन का। ओके। तो काइटिन क्या है वो आप जैसे नीचे फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो डायग्राम है तो सेलुलोज का है। तो बीटा 1,4 लिंकेज है, ये जो लिंकेज है ना ये बीटा 1,4 लिंकेज यहाँ पे दिखा रखा है। और काइटिन के अंदर जो इकाइयाँ हैं वो एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन है। तो NaCO3 का मतलब कि एसिटिल एमाइन है, बाकी स्केलेटन ग्लूकोज का है। तो एसिटिल ग्लूकोज एमाइन लिंकेज वही है बीटा 1,4। तो काइटिन और ग्लूकोज में डिफरेंस जो है ना वो शुगर के साथ में डेरिवेटिव का है। ठीक है। अब जैसे पेप्टिडोग्लाइकॉन की बात करते हैं तो वो मैटर है वो बैक्टीरिया का हो जाएगा, क्योंकि प्लांट किंगडम के अंदर ये सभी आते हैं। बैक्टीरिया को देखेंगे ना तो पेप्टिडोग्लाइकॉन या कई बार अपन पेप्टिडोग्लाइकॉन को म्यूरिन भी बोलते हैं। अब इसका कंपोजिशन काइटिन से भी अलग है कि यहाँ पे अल्टरनेट रेसिड्यू आएंगे, वो आएगा बीटा 1,4 लिंक्ड ना, ये 1,4 का मतलब एरो वाला ही है। बीटा 1,4 लिंक्ड एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन, एक तो ये हो गया। और दूसरा होता है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगे, एक आएगा एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन और दूसरा आएगा एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। उनके बीच में लिंकेज होता है बीटा 1,4 लिंकेज। तो पेप्टिडोग्लाइकॉन या म्यूरिन अलग चीज़ है। ठीक है। अब साथ में क्या होता है कि जैसे आप इसका कंपोजिशन देखेंगे ना तो अटैच टू एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड इज ए पेप्टाइड चेन ऑफ 3 to 5 अमीनो एसिड। तो 3 से 5 अमीनो एसिड की एक छोटी सी चेन होती है और वो भी एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड से जुड़ी हुई होगी। जैसे ये एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है, ठीक है, फिर एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है, फिर एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है, अल्टरनेट होते हैं। एक एन एसिटिल ग्लूकोज एमाइन है, एक एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड है। तो म्यूरेमिक एसिड के साथ में ये चेन लगी हुई है।
ये जो छोटे छोटे कार्बन, ये जो चेन है, ये अमीनो एसिड्स की चेन है। तो ये क्रॉस लिंकिंग होती है, यानी कि ये जो एक मैशवर्क बनता है, जो जाल बनता है, वो ज़्यादा हार्डनेस उसके पास होती है। ठीक है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो कि पेप्टोग्लाइकोन या म्यूरिन है, उसमें 2-3 बातें आ गई। एन-एसिटिल ग्लूकोसामाइन आ गया, एन-एसिटिल यूरेनिक एसिड आ गई, तो आपको याद रह जाएगा। लेकिन जो अमीनो एसिड्स का मैटर है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? एन-एसिटिल यूरेनिक एसिड के साथ में, जो कि अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर क्रॉस लिंकिंग करवाते हैं। हाँ, तो क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे जो ओलिगोपेप्टाइड है, ये क्रॉस लिंकिंग के काम आती है। इसके बाद में जैसे कि एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप अपने पास होता है, वो होता है आर्किया का, है ना। आर्किया आपके सिलेबस में वैसे भी अलग से दिया हुआ है, पेपर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में ही आर्किया। तो आर्किया को अपन को डिटेल से पढ़ना होता है। यहाँ जैसे मेम्ब्रेन भी बहुत स्पेशल होती है, लेकिन अभी तो अपन क्या कि सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो आर्किया की सेल वॉल के अंदर पेप्टोग्लाइकोन नहीं होता है, ये आपको ध्यान देना है कि बैक्टीरिया के अंदर पेप्टोग्लाइकोन है और आर्किया में नहीं होता है ना। इसको जैसे आर्की बैक्टीरिया बोलते हैं, बट आपको बैक्टीरिया की तरह यहाँ पे वो नहीं लेना है। तो क्या होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा सूडोम्यूरिन। देखो इस क्लास में जो भी पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल सटीक पॉइंट, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड पॉइंट्स हैं कि आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर देंगे। इसमें क्या होता है कि एन-एसिटिल यूरेनिक एसिड जो होता है उसकी जगह पे क्या होगा, रिप्लेस बाई एन-एसिटिल ग्लूकोज एमाइन का यूरोनिक एसिड। तो पेप्टोग्लाइकोन में तो होता है एन-एसिटिल यूरेनिक एसिड, जबकि सूडोम्यूरिन के अंदर क्या होगा, एन-एसिटिल ग्लूकोज एमाइन का यूरोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ठीक है। फिर एक लिंकेज की बात आएगी कि लिंकेज यहाँ पे β13 होता है, ना कि β14 होता है। ये भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर कोई एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तो वो आर्किया से कंपेयर करके बनाया जा सकता है। अब जैसे पेपर में क्वेश्चन वो बड़े आने की संभावना ज़्यादा है कि आपके क्वेश्चन वो लेंथी आएंगे, ज़्यादा चीज़ें आएंगी, तो आपको ये बॉन्डिंग पूछ लिया या कंपोजिशन पूछ लिया, ये उसमें मिल सकते हैं, तो आपको तैयार करना है। फिर क्या है कि जैसे अमीनो एसिड जो होते हैं ना, पेप्टोग्लाइकोन में हमने देखा, तो नॉर्मली वो जो अमीनो एसिड्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे एन अमीनो एसिड्स रेदर देन डी अमीनो एसिड। तो बैक्टीरिया में जो थे वो थे डी वाले, जबकि यहाँ पे जो मिलेंगे वो एन वाले हैं। तो अमीनो एसिड की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका अंतर है। ठीक है। इसके साथ में और क्या होता है कि सल्फर वाले ना, सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सल्फर लेयर्स, प्रोटीन, ये सब भी होते हैं, तो एस लेयर पाई जाती है। तो सल्फर पॉलीसैकेराइड, सल्फर कंपाउंड जो है वो सब एस लेयर का कंपोनेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है। सूडोमोरिन का बात आ गई, यूरोनिक एसिड डेरिवेटिव की बात आ गई, β13 की बात आ गई, और एल अमीनो एसिड की बात आ गई। तो आर्किया को है ना, जैसे एल्गी से कंपेयर कराया जा सकता है आपके क्वेश्चन में, बैक्टीरिया से कराया जा सकता है, सेल वॉल को लेके पूरे ग्रुप का क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद में जैसे अपन जनरल एल्गी वाइज बात करें कि एल्गी के अंदर जो आपके अलग अलग क्लासेज हैं, उन क्लासेस से भी जैसे पिगमेंट से क्वेश्चन आता है, फ्लैजेला से क्वेश्चन आता है ना, क्लोरोप्लास्ट से क्वेश्चन आता है, वैसे ही सेल वॉल से भी क्वेश्चन बनता है। ओके। अब देखो यहाँ पे जैसे आपके ग्रीन एल्गी हैं, क्लोरोफाइसी वाले, ठीक है। तो इसमें मेन अब देखो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है, चाहे आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कि सेल वॉल के अंदर जो इनर लेयर होती है वो तो सेलुलोज की होती है, आउटर लेयर जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। जैसे आप फियोफाइसी में जाएंगे तो वो अलग है, रोडोफाइसी में जाएंगे वो अलग है, क्लोरोफाइसी में जाएंगे वो अलग है, राइट। ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि इनर तो सेलुलोज की होती है, लेकिन आउटर के अंदर पैक्टिक एसिड यानी कि पैक्टोज होता है। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी आपको मिलेंगी वोल्वोकैलीज के अंदर, जिसमें आपका वोल्वोक्स आता है। और जो मेराइन ग्रीन एल्गी है, ये क्या है कि देखो बहुत हाई लेवल के ऊपर आप इस चीज़ को ये मानिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर पिन पॉइंट्स लेके जा रहे हो
कि मतलब अगर आपने अच्छी बुक्स नहीं पढ़ी है तो आपको ये चीज़ नहीं पता है ना। तो अच्छी बुक्स यानी कि रेफरेंस बुक्स हैं तो आपको ये चीज़ पता है कि जैसे मैरान एल्गी का एग्जांपल आ गया, सपोज आपका एग्जांपल कोडियम आ गया, ठीक है, डेसिक्लेडस आ गया या एसिटाबुलेरिया आ गया। अब एसिटाबुलेरिया आना स्वाभाविक है क्योंकि वो आप दूसरी जो स्टडीज है उसमें काम में लेते हो। तो जो मेराइन ग्रीन एल्गी हैं उनके अंदर जो क्लोरोफाइसिक हैं, है ना, मेनली जो क्लोरोफाइसिक के मेंबर्स वो फ्रेश वाटर वाले होते हैं, मेराइन बहुत कम होते हैं। लेकिन जो मेराइन होते हैं उनके अंदर मैनोस की इकाइयों के बीच में β14 लिंकेज पाया जाता है। तो ये मतलब सुपर स्पेशल पॉइंट हो गया आपके लिए कि अगर बहुत हाई लेवल की कोई चीज़ अगर यहाँ पूछी जाती है तो वो आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, है ना, कि बाकी फ्रेश वाटर जैसा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब देखो पेपर फेस्ट में जब आप इतना सारा पढ़ते हो तो आपको एग्जाम्पल्स तो याद करने ही पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स का आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन है वो मतलब बाई नेम आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आपका कारा आता है ना, जैसे कारा है अपन उसको स्टोन वाइट के नाम से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर होता है ना, कैरोफाइसी कैरलीज, ठीक है, वहाँ से आप इसको तैयार करते हैं। सेलुलोज एंड β13 ग्लूकेन्स, ठीक है, हेमीसेलुलोज पॉलीमर्स ये सब होते हैं, जाइलोग्लाइकेन्स मैनन्स जाइलेंस ये सब होते हैं। तो आउटर की बात हो रही है, मैंने आपको अभी बताया था कि इनर के अंदर तो सेलुलोज होगा ही होगा, आपका जो मेन कंपैरिजन है वो आउटर के बिहाफ पे होता है। ठीक है, ऐसे पैक्टिन है, मिक्स्ड लिंक ग्लूकेन्स, है ना, जैसे कि आपके ग्रासेस के अंदर जो मिलते हैं वैसे कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलेंगे। ग्रासेस का मतलब सी ग्रासेस होते हैं, मतलब एल्गी के लिए जैसे अपन सी ग्रासेस कहाँ में मिलते हैं, तो पैक्टिन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। और ऐसे जैसे कोलियोकीट है, अब कोलियोकीट को पूछने का एक जो लॉजिक होता है वो तो इसका थैलस होता है ना, बट यहाँ पे आप सेलुलोज के हिसाब से बात करेंगे तो लिग्निन लाइक कंपाउंड्स हैं। और कैरियोफाइसियन हैव सेलुलोज कैरेक्टरिस्टिक दैट प्री अडेप्टेड फ्रॉम देम फॉर सक्सेसफुल कोलोनाइजेशन ऑफ द लैंड। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जोड़ता है कि इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, कि एंजियोस्पर्म्स के जो संभावित पूर्वज हैं वो कौन रहे हैं, तो उसमें एक लाइन आती है एल्गल ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो एल्गल ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो दावेदार हैं वो आपके वो कैरलीज वाले मेंबर ही हैं, कारा वाली फैमिली के हैं। तो इनकी सेलुलोज के अंदर जो ये डिपोजिशन है, इनके थैलस के ऊपर जो डिपोजिशन है वो इनको लैंड के ऊपर अडेप्ट होने के लिए एक सक्सेसफुल प्रेडप्टेशन का रोल प्ले करते हैं। तो सेलुलोज इवोल्यूशन, अडेप्टेशन, लैंड की तरफ लाइफ का जाना, वहाँ से चीज़ जोड़ी जा सकती है। तो कैरोफाइसी अलग अलग एक लाइन हो जाती है। ठीक है, ऐसे आप चलेंगे कि जो जेंथोफाइसी जिसमें आपके येलो ग्रीन एल्गी आते हैं ना, वहाँ पे सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज ये सब हैं। और क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द ब्राउन एल्गी है ना, तो ब्राउन एल्गी के सबसे नियरेस्ट जो ग्रुप है वो यही होता है। अब ये अलग ग्रुप है, जैसे आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डाइटम्स को आपको बहुत स्पेशल तरीके से लेना, जैसे बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स हैं डाइटम्स, है ना, जैसे एक निकनेम वाइज देखें तो मतलब समुद्र के जो रत्न होते हैं जेवेल्स ऑफ सी इसके नाम से भी जानते हैं, लिविंग ओपेल्स के नाम से भी डाइटम्स को जाना जाता है। अब डाइटम्स के अंदर जो सेलुलोज होती है, जो कवरिंग होती है, वो मतलब जैसे कोई छोटी डिबिया होती है, डिबिया की तरह होती है, इसके दो टुकड़े होते हैं, इसके ढक्कन होता है, नीचे का पार्ट होता है, उसको अपन फ्रस्टूल्स बोलते हैं। और ये जो फ्रस्टूल, जैसे मान लो कि आपकी सेल है तो उसमें एक ये नीचे का पार्ट है, एक उसका ऊपर का पार्ट है, ऐसे ये सेल होती है, तो ये फ्रस्टूल्स होते हैं। ये सिलिका के होते हैं, तो ये अपने आप में क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलिका पूछने के दो लॉजिक होते हैं, आपकी बॉटनी में सिलिका दो जगह पूछी जाती है। एक पूछा जाता है एंटी हर्बीवोर अडेप्टेशन इन ग्रासेस, कि जो घासें हैं उनको हर्बीवोर्स को ज़्यादा ग्रेज नहीं करें तो उनकी पत्ती की जो सेल्स होती हैं एपिडर्मल सेल, उनमें सिलिका का डिपोजिशन होता है। जबकि यहाँ जो डाइटम्स हैं उनके फ्रस्टूल, यानी फ्रस्टूल का मतलब सेलुलोज का आधा हिस्सा हो गया, आधा पार्ट चलिए फ्रस्टूल्स हैं, तो वो हाइड्रेटेड सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है जो कि सिलिका तक जमा होता है। और ये ही बाद में जैसे समुद्र के पैंदे में जब ये जमा हो जाते हैं
तो फिर उससे जो रॉक्स बनते हैं, डिपोजिशन बनता है, उसको अपन डायटोमिशियस अर्थ बोलते हैं, जो कि अपन वहाँ से निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फिल्टर के रूप में अपन काम में लेते हैं। तो सिलिका के एंगल से या फ्रेशुल, तो क्या है कि फ्रेशुल तो डायटम्स की स्ट्रक्चर का मामला आ जाएगा, तो डायटम्स पढ़ेंगे तो आपको उसको सेल पढ़नी है, पूरा लाइफ साइकिल पढ़ना है, फ्रेशुल तो वहाँ भी आ जाएगा, बट सेल वॉल के हिसाब से सिलिका आपको ध्यान देना है। आप ये चीज़ समझ रहे हो ना जो मैं आपको बता रहा हूँ? हाँ सर। ठीक है ना। इसके बाद मेरे को ब्राउन एल्गी पे आप जा सकते हैं। ब्राउन एल्गी जो FeO5 के मेंबर्स हैं, उसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो एल्जिनिक एसिड का आता है। अब एल्जिनिक एसिड जैसे कुछ भी आएगा तो वो आउटर लेयर के हिसाब से होता है, इनर लेयर सेलुलोज की ही होती है, कि आप दिमाग के अंदर फिक्स ही कर लो, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ पहले नहीं पता तो आप ध्यान देंगे कि जो भी आपका वेरिएशन होता है वो आउटर लेयर के बिहाफ पे होता है। और ये एल्जिनिक एसिड क्या है ना, 1,4 लिंक्ड है ना, बीटा डी मैन्यूरेट एंड अल्फा एल ग्लूकोनोरेट का होता है। तो कंपोजिशन तो मे भी ना भी पूछा जाए, बट एल्जिनिक एसिड तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो पता होना चाहिए कि FeO5 का मैटर है। अब आप आ जाइए रोडोफाइसी के अंदर। अब रोडोफाइसी जो कि रेड एल्गी है, उनके आउटर लेयर के अंदर या तो एगेरोस या एगेरोपैक्टिन, जिससे कि आप अगार अगार बनाते हैं ना, अगार अगार के कंपोनेंट है एगेरोस या एगेरोपैक्टिन। एगेरोस तो जो अनब्रांच चेन होते हैं उनको बोलते हैं, एगेरोपैक्टिन जो ब्रांच चेन होते हैं उनको बोलते हैं। एगेरोस इज ए लीनियर यानी कि अनब्रांच पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग एग्रोबायोस यूनिट, और उसका कंपोजिशन क्या है? उसका कंपोजिशन है डी गैलेक्टोज प्लस 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोपाइरेनॉइड्स, ठीक है। और जो आपका एग्रोपैक्टिन है वो ब्रांच वाला आ जाएगा। ऐसे मैनन्स भी हो सकते हैं, है कि मैनोस की इकाइयों के बीच में लिंकेज है बीटा 1,4, दिस इज मैनन्स इन पोरफायराबैंगिया। तो पोरफायराबैंगिया ये जो है, अब इनके अंदर आपको सेल वॉल के अंदर जैसे एगेरोस नहीं मिलेगा, वहाँ पे मैनन्स मिलेंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है कि पूरे ग्रुप के अंदर जनरल बात क्या है वो भी पता होना चाहिए, और एक ग्रुप के अंदर स्पेसिफिक बात क्या है वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप आइए साइनोफाइसी के ऊपर। सर ये जो मैनेज है वो फंगस में भी तो है ना, फंजाई के अंदर? मैनन्स हाँ कहाँ पे लेंगे? फंजाई के अंदर है कि मैनेज, जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यीस्ट और कुछ मेंबर्स जो है ना हेमिएस्कोमाइसिटेज की, हाँ हाँ मैं भी उनके हाँ काइटिन एब्सेंट होती है, उनकी जो वॉल्स होती है वो उसमें होती है मैनेज और बीटा ग्लूटेन की बनी हुई। हाँ मतलब एक ये था कि मतलब कोई जैसे मान लो कि एक तो किसी पर्टिकुलर मेंबर का कुछ स्पेसिफिक है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, या कोई एक्सेप्शन है ना। जैसे मान लो कि बहुत बार पूछा जाता है आपसे, जैसे सेलुलोज को पूछते हैं फंजाई से। अब सेलुलोज को फंजाई से पूछते हैं, फिर आपके पास जो मेंबर आते हैं वो जैसे फाइकोमाइसीट्स वाले आएंगे, राइट। तो एक ही होता है जैसे आप लॉजिक भी लगाएं कि मतलब क्या इम्पोर्टेंट है जो मतलब पूछा जा सकता है। तो या तो जैसे सब में कंपेयर करते हैं तो कोई अलग बात आ रही है, या किसी को वो यूनिक है, ऐसा है ना। तो चीज़ें तो आपको देखो सारी ही तैयार करनी पड़ेंगी, राइट। अब जो मैंने आपको अभी बात की कि भाई क्वेश्चन के लेवल एक्सपेक्ट करके चलिए कि टफ आएंगे, तो डाइवर्स टॉपिक से जोड़ सकते हैं ऑप्शंस को, तो वो तो तभी होंगे आपके ना, ठीक है। आगे आप साइनों पे आइए जो कि बीजीए हैं। इनकी जो सेलुलर की लेयर होती है उसमें जैसे आपके L1 L2 3 4 ऐसे लेयर्स होती हैं। म्यूकोपेप्टाइड है टुगेदर विद द कार्बोहाइड्रेट जो आपने भी बात की थी, तो वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो रोडोफाइसी FeO5 इन सब की जो बातें हैं वो आप यहाँ से मतलब बेसिकली जो कंपोजिशन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपको ध्यान देना है। और एक नेक्स्ट लेवल अगर ये चीज़ पूछी जा सकती है तो वो फिर इनका लिंकेज पैटर्न जो कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के बीच में होते हैं, तो ये आप तैयार करेंगे। अब इसके बाद में जैसे और इसमें पॉइंट अपन जोड़ें
तो जैसे कि अपन बात करें कि वाटर मॉल्स, ये फंजाई है। तो वाटर मॉल्स आप हम फंजाई को बोलते हैं जो जलीय शैवाल होते हैं। ये मतलब स्पेसिफिक जलीय शैवाल के उदाहरण भी पूछे जाते हैं आपसे, है ना, जिसमें आपका एक्लिया, सेप्रोलैग्निया ये सब आते हैं। ये एक्वेटिक फंजाई के एग्जाम्पल भी हैं। अब जो एक्वेटिक फंजाई के एग्जाम्पल हैं वो वाटर मॉल्स एक्चुअल में क्या हैं कि वो आपके इस चीज़ के भी एग्जाम्पल हैं कि उनकी सेल वॉल के अंदर सेलुलोज होता है। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई फंजाई में तो सेल वॉल काइटिन की होती है, बट वो उसका अपवाद हो गई, सेलुलोज होती है, ग्लूकेन्स होते हैं रेदर देन काइटिन। तो वाटर मोल्ड इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि वो फंजाई होने के बावजूद सेलुलोज वाला है ना, और उसके अंदर हाइड्रोक्सी प्रोलिन पाया जाता है। अब हाइड्रोक्सी प्रोलिन अगर आपको कहीं से याद रह जाए तो ऐसा है कि हाइड्रोक्सी प्रोलिन आपको याद रह सकता है कोलेजन की वजह से, ऑलराइट, क्योंकि कोलेजन की जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ होती है वो हाइड्रोक्सी प्रोलिन की वजह से होती है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन और हाइड्रोक्सी लाइसिन। तो हाइड्रोक्सी जहाँ भी आप जोड़ते हैं कि OH जहाँ भी जोड़ते हैं तो वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइट हो जाती है, तो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। हाँ, ऑल्सो नोन एज हेट्रोनॉट्स, जैसे आपकी ब्राउन एल्गी जो हेट्रोकॉन्ट कंडीशन के लिए है ये। अब इसका मतलब हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिला को लेके टर्म होता है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अनइक्वल जो होते हैं। और वाटर मोल्स और सेलुलोज ये मतलब काइटिन से एक्सेप्शन है, इसलिए पूछा जाता है, ठीक है। और अलग से जैसे फंजाई में क्वेश्चन आएगा तो वो एक्वेटिक फंजाई के एग्जाम्पल क्या है वो आपसे पूछे जाएंगे कि इन में से कौन सा एक्वेटिक फंजाई का उदाहरण है या नहीं है, जो भी उसका क्वेश्चन का लैंग्वेज है। ओके, अब ऐसे आपके सिलेबस के अंदर स्लाइम मोल्स आते हैं, ठीक है, जिनको आप डिक्टियोस्टेरिड्स बोल सकते हैं। और जैसे यूनिसेलुलर अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, कई बार जैसे सोशल अमीबा वर्ड भी आता है। सोशल अमीबा तो हम तब बोलते हैं जब कई सारी जो सेल्स हम आपस में गुच्छा बना लेते हैं तो उसको अपन सोशल बोलते हैं, है ना। जो ऑन एग्रीगेशन यानी कि जब गुच्छा बनाते हैं तो गुच्छा बनाएगा क्या है कि एक तो नीचे स्टॉक जैसा बन जाता है, एक ऊपर ऐसे गुच्छा बन जाता है, तो उनको अपन स्टॉक, है ना, नीचे जो है ये तो होगा स्टॉक और ऊपर वाले को अपन स्पोरेंजियम बोलते हैं। वैसे क्या होता है कि ये एक एक सेल होती हैं जो कि एमीबॉइड सेल्स हैं, लेकिन वो जब कोई टॉक्सिक होता है या स्ट्रेस होता है, ये चीज़ क्या है कि स्लाइम मोल्ड के हिसाब से पूछी जाती है, बट अभी अपन यहाँ पे बात करें तो अपन उसको ले सकते हैं कि ड्यूरिंग स्ट्रेस जो यूनिसेलुलर अमीबा होते हैं वो आपस में गुच्छा बनाते हैं, उसको अपन बोलते हैं सोशल अमीबा। तो सोशल अमीबॉइड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्लाइम मोल्ड्स ही होती हैं, लेकिन कब, जब कंडीशन सामान्य नहीं होती, यानी कि ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, तो वहाँ पे आपको स्टॉक ये सब देखने को मिलता है। तो स्लाइम मोल्ड्स यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स लेने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, यहाँ पे आप बता पाएंगे कि हमने यहाँ इस टॉपिक में स्लाइम मोल्ड क्यों डाला है? लास्ट टॉपिक में आपने जैसे बताया कि फंगस, ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये ट्रू फंजाई नहीं होते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आप ध्यान भी देंगे कि स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो विदाउट सेल वॉल हैं, है ना। जहाँ भी आप अमीबा लेते हैं ना, अमीबॉइड स्ट्रक्चर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे स्यूडोपोडिया बनते हैं, सैप डायनेमिक सैप है, रिजिड नहीं है, तो क्योंकि सेल वॉल नहीं है। तो स्लाइम मोल्ड्स सेल वॉल नहीं होने के हिसाब से टॉपिक है, क्लियर? है ना। जैसे मान लो कि आप हर जगह पे सेल वॉल क्या है वो पढ़ रहे हो, लेकिन स्लाइम मोल्ड एक ऐसी चीज़ आ गई जिसमें सेल वॉल नहीं है। अब स्लाइम मोल्ड करके पूछ लिया तो ठीक है, डिक्टियोस्टेरिड करके पूछ लिया तो अलग बात होगी, मतलब मैटर तो वही है, लेकिन आपको डिक्टियोस्टेरिड इन्हीं को बोलते हैं पता होना चाहिए।
या सोशल अमीबा बोल दिया तो वो फिर आपको पता होना चाहिए कि भाई सोशल अमीबा का मतलब यही है, लेकिन वो एक गुच्छा होता है जो ड्यूरिंग स्ट्रेस वो छोटी छोटी सेल आपस में चिपक के बना लेती है। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें और आप जैसे कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि ग्रीन एल्गी है, हेलीमेडा, डेसिक्लेडेल्स के मेंबर्स हैं, उनमें कैल्शियम पाया जाता है, शेल वॉल में कैल्शियम के स्रोत हैं। ऐसे रेड एल्गी जिसमें कि आपके कोरल रीफ आते हैं, है ना, जो कोरलियन नेलिस के मेंबर हैं, तो उनमें कार्बोनेट है, कार्बोनेट का जमा होता है। कोरल रीफ इधर एल्गी के हिसाब से तो क्या है कि रेड एल्गी हैं उनके अंदर, और इकोलॉजी के हिसाब से जैसे आप सिम्बायोसिस है उसके हिसाब से लेते हो, और पॉल्यूशन है उसके हिसाब से आप उसको ग्लोबल वार्मिंग से लेते हो, बायोडाइवर्सिटी है उसके हिसाब से आप पूरे ग्लोब के अंदर अंडमान एंड निकोबार जो है वो उसके हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे पाई जाती है उसके हिसाब से लेते हो। तो कोरल रीफ अलग अलग चीज़ है, बट सेल वॉल के हिसाब से देखते हैं तो वो वहाँ पे कार्बोनेट होता है। ठीक है, ऐसे जैसे लोरिका है ना, एनकेस लोरिका। अब लोरिका क्या चीज़ है? हाँ, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही स्पेशल होते हैं, मतलब वो रेयरली किसी को पता होता है कि ये चीज़ क्या है। तो लोरिका क्या चीज़ है? लोरिका एक्चुअल में जो गोल्डन एल्गी होते हैं, क्राइस्टोफाइसी के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सेल लाइक। तो एनकेस का मतलब जैसे आप सूटकेस बोलते हैं, तो सूटकेस क्या होता है कि आपका कोई सामान है उसको आपने डब्बे में भर लिया, वो सूटकेस है। तो एनकेस का मतलब जैसे कवरिंग जैसा होता है। तो एनकेस का मतलब जैसे आपने अभी डायटन की बात की थी, तो डायटन के अंदर भी क्या है कि जैसे आप वो ठीका है, पस्टूज बनाते हैं, वो एक तरह की कवरिंग है, वैसे एनकेस होता है। लेकिन ये लोरिका कब बोलेंगे? डायटम्स में नहीं बोलेंगे लोरिका, आपको ध्यान देना है, डायटम्स में नहीं बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे गोल्डन एल्गी के केस के अंदर। सेल का मतलब कवरिंग होती है, सेल लाइक प्रोटेक्टिव कवरिंग गोल्डन एल्गी। जैसे एक तो आपकी बीएससी की बुक हो गई, अब बीएससी की बुक में तो क्या है कि सिंपल सिंपल लेवल पे आएगा, ये डिटेल में सेल वॉल को लेके कोई टॉपिक नहीं अलग से कि भाई आप सेल वॉल का उसमें पढ़ लें। अब ये क्या है कि जैसे आप उसमें जाएं रेफरेंस बुक्स वाइज एक्सटर्नल पब्लिकेशन में, तो आपको वहाँ ये मिलेंगे, और फिर कुछ चीज़ें आपको क्या है कि अलग अलग ग्रुप्स में से निकालनी पड़ेंगी, तो आपका बुक का जो टाइम है वो बच जाए। और ऑलमोस्ट जो लेवल हो सकते हैं क्वेश्चंस के, या तो पहले ही क्वेश्चन रहे हुए हो या अनुमानित कि भाई ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। तो सेल वॉल को लेके जो चीज़ें थी वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसमें ऐड करेंगे जो आपका फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट वाला। उसमें भी क्या है कि आपको मोस्ट प्रिमिटिव से लेके मोस्ट एडवांस और इवोल्यूशन वाइज भी कुछ बातें आपको लेनी पड़ेंगी, सैप वाइज भी लेनी पड़ेंगी, है ना। तो वो भी एक अलग टॉपिक हो जाएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अब क्या है कि देखो आपको डिटेल वाइज सारे टॉपिक्स पे जाना है, एक एक पॉइंट वाइज जाना है, और फिर मेंबर वाइज जाना है। अब मेंबर में तो क्या है कि वैसे तो अपन नहीं पढ़ पाएंगे, बट ये कि आपका कोई भी मेंबर लिया और उसकी खास बातें अपन कवर करेंगे। तो आई एक्सपेक्ट कि आपके पास बुक हो और आप बुक से भी उन चीज़ों को देख रहे हो, तब तो क्या है कि हम उसकी जो की पॉइंट्स हैं उनको शॉर्ट में ले सकते हैं। तो वो बुक भी आपको साथ में यूज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो रैपिडली काम नहीं कर सकते, फास्टली काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? जी सर। ठीक है।